किसी दल की बात ना करके हम जिस प्रकार की अभी यथा स्थिति है देश में उसकी बातें करने वाले हैं। अभी छत्तीसगढ़ दौरे पे जिस प्रकार से राहुल गांधी आए हुए थे, अमित शाह साहब आए हुए थे, और इन सभी के द्वारा किस प्रकार से जो आगामी दिनों के विधानसभा चुनाव हैं उन चुनावों के मद्देनजर किस प्रकार की रूपरेखा तैयार किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ट्रेनों की हम बात करेंगे, किस प्रकार से ट्रेनों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। चाहे हम प्लेटफॉर्मों की बात करें, स्टेशनों की बात करें, या फिर ट्रेनों के आवागमन को लेकर बात करें, तो किस प्रकार की स्थिति अभी बन रही है, इस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सनातनों को लेकर हम बात करेंगे, किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना साधी जा रही है और उस पर गोदी मीडिया जो है किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और लोगों को किस प्रकार से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मियों के डीएफ फंड के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से उसमें बढ़ोतरी की गई है। मेडिकल कॉलेजों की शिकायतों पर अब हर बार सुनवाई होगा, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में हम बात करेंगे। चावल की बात करने वाले हैं कि अब 35 से 50 किलो चावल की घोषणा कर दी गई है। साथ ही हम धान के प्रति क्विंटल रकम की बात करेंगे। 4,000 रुपये प्रति क्विंटल अब धान आप बेच सकेंगे, इस विषय में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि चुनाव समिति ने खंगाली दस्तावेजों की कुंडली पर भी हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव अब मनाया जाना है, राज्योत्सव की तैयारी को लेकर हम बात करने वाले हैं, किस प्रकार से चुनाव और राज्योत्सव की तैयारी हो रही है हमारे राज्य में, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा विशेष रूप से आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के जो 370 जो अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, किस प्रकार से किसने उसे रोक कर रखा था अब तक। चाहे हम रामलला के मंदिर की बात करें, तो इन सभी विषयों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत जोड़ो की तर्ज पर अब जिला स्तरीय यात्राएं करेंगी कांग्रेस सरकार, इस पर भी हम बात करेंगे। भारत के किसी भी हिस्से में G20 की बैठक होना स्वाभाविक है, ये मोदी जी का कहना है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो अब लेकिन बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हो सकता है ये लाइव 12 से 15 मिनट का हो, और इस दौरान हो सकता है उससे पहले भी ये लाइव कट जाए। तो जब कटे इससे पहले मैं मुद्दों को आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन मुद्दों को रखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये लिंक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए अब बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली खबर की अगर बात करें तो स्थायी सरकार से ही आर्थिक विकास, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी साहब का। बहुत जल्दी 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा भारत, ये कहना है माननीय नरेंद्र मोदी साहब का। कर्जा का जो संकट है दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो कर्जा हमारे लिए उतना बड़ा विषय नहीं है, ये नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत जल्दी 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला है भारत, और जिसको लेकर लगातार नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बयान जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत 3.39 लाख करोड़ डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के साथ ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया था। पीछे भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है। मतलब ये 4 देश हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था से आगे हैं। अमेरिका के साथ साथ चीन, जापान और जर्मनी, इसके बाद अब भारत का नाम आने वाला है, ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। आपको बता दें कि पीएम बोले G20 अध्यक्षता के बाद कई सकारात्मक चीजें हुई हैं। पीएम ने कहा भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद कई सकारात्मक चीजें हुई हैं, इनमें से कई मेरे दिल के करीब हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापानी पीएम फूमियो कशीदा, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक समेत 10 विकसित व विकासशील देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधित्व G20 की जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होने वाले हैं। इस दौरान भारत जो है वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित देशों की श्रेणी में हम अग्रसर हो रहे हैं, इस बारे में इनका कहना है। 1 अरब भूखे पेट से 2 अरब कुशल हाथ वाला देश बनने वाला है हमारा देश, ये मोदी साहब का कहना है। ये बात अलग है कि स्थिति किस प्रकार से दयनीय बनी हुई है देश में, लोगों की उनके जेबों में कितने पैसे बच रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो आंकड़े जारी कर और गोदी मीडिया में जो जिस प्रकार की बातें आ रही हैं वो बातें मैं आपके सामने परोस रहा हूं। कहा 2047 तक भारत होगा विकसित राष्ट्र, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार की नहीं होगी जगह।
जी हाँ, भ्रष्टाचार की जगह नहीं होगी, सांप्रदायिकता की बात नहीं होगी। 2047 तक ये बात कहना है नरेंद्र मोदी साहब का, जबकि पूरा देश और देश के हर एक राज्य के हर एक नागरिक जानता है कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता या कहें धर्म और धर्म विरोधी जो बातें करने वाला है वो केवल और केवल एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। उसके बावजूद पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि अब 2047 तक होगा भारत विकसित राष्ट्र। ये तो बहुत अच्छी बात है, विकसित होगा, लेकिन सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार की नहीं होगी जगह, ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। जी, अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। लंबे समय तक भारत को 1 अरब से अधिक भूखे पेटों वाले देश के रूप में देखा जाता था, पर अब भारत को 1 अरब से अधिक आकांक्षी दिमागों, 2 अरब से अधिक कुशल हाथों और करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है। ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। आपका इस बारे में क्या राय है? कमेंट पर आप अपना सवाल जो है, अपने जो राय है वो रख सकते हैं, और अगर मैं देख सकूं तो फिर मैं आपको तुरंत उसके बारे में जवाब देने की कोशिश भी कर सकता हूं। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर, रायगढ़, बैकुंठपुर में 572 स्वास्थ्य कर्मी बर्खास्त किए गए हैं। देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि किस प्रकार से देश में जिला अस्पतालों की हालत है, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जिन डॉक्टरों के बदौलत इन अस्पतालों को संचालित किया जा रहा है, दरअसल वो डॉक्टर कभी भी गांव में नजर नहीं आते। जिला अस्पतालों की अगर बात करें तो भी डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। लंबे समय से कर्मचारी लगातार अपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर वो हड़ताल पर थे। बार बार नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें एस्मा कानून भी लागू किया गया, क्योंकि जो लोग थे बहुत परेशान हो रहे थे स्वास्थ्य कर्मियों के अस्पतालों में ना मिलने की वजह से, डॉक्टरों के ना मिलने की वजह से। यही वजह था कि यहाँ पर एस्मा कानून भी लगाया गया था। मैं बिलासपुर, रायगढ़ और बैकुंठपुर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एस्मा लगाने के बावजूद भी जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो उपस्थित नहीं हुए, और यही वजह है कि अब उनको 572 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि कोरबा और सूरजपुर में भी अल्टीमेटम जारी किया गया है। जांजगीर में 232 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब स्वास्थ्य सुविधाओं पर सीधा असर इसका देखा जा रहा है। नौकरी में लौटने की बात कह रहे हैं आप कर्मचारी, जब उनको सस्पेंड करने का आदेश जब जारी कर दिया गया, बर्खास्तगी का इनके द्वारा कही जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि शासन द्वारा बर्खास्तगी आदेश के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों के होश उड़ गए हैं। अब दर्जनों कर्मचारी अब नौकरी में लौटने की बात कह रहे हैं। कर्मचारियों ने सोमवार से ड्यूटी ज्वाइन तक करने की बातें कही है। जी हाँ, सोमवार से ये स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दिया मैंने कि किस प्रकार से उनको बर्खास्त और सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश में एक साथ चुनाव कराने की जो एक समिति बनाई गई है, उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वो समिति काम करेगा। एक देश, एक चुनाव, एक संविधान, इस प्रकार की परिकल्पना साधने के लिए, एक बार चुनाव कराने के लिए, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, इसको साधने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस पर कांग्रेस की क्या राय है, राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया है, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने की कोविंद से मुलाकात, एक साथ चुनाव के मुद्दे पर चर्चा किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ पर हमला है, ये कहना है राहुल गांधी जी का। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर अपने पोस्ट पे कहा कि इंडिया भारत है और यह राज्यों का संघ है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। गांधी का यह बयान एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के बाद आया है। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का वक्त अत्यधिक संदिग्ध है। जी हाँ, एक देश एक चुनाव की जो परिकल्पना है, इस पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। इस दौरान आपको बता दें कि सरकार का इस पर क्या मत है। ये तो राहुल गांधी या कहें विपक्ष का एक राय था। सरकार इस बारे में क्या कह रही है। इससे पहले शनिवार को एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया।
कानून मंत्रालय ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना वांछनीय है। ऐसे में भारत सरकार एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है। कानून मंत्रालय के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। साथ ही इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, AK सिंह, सुभाष सिंह कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी सदस्य के रूप में होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आमंत्रित अतिथि के रूप में बैठक में हिस्सा लेंगे। कानूनी मामलों के विभाग के सचिव नितेन चंद्र उच्च स्तरीय समिति के सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। जी हाँ, ये है सरकार का पक्ष कि इस पर हम जांच और पड़ताल करने के बाद निर्णय की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपको बता दें, अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो सूर्य की ओर एक कदम बढ़ा है आदित्य L1। जैसा कि आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से हम चंद्रयान 3 भेजने में सफल रहे। हमारा जो विक्रम जो रोवर है वो किस प्रकार से अब चांद की धरती पर चहलकदमी करते हुए अपना काम पूरा कर चुका है। और आपको बता दें कि किस प्रकार से अब चूंकि चांद में 14 दिन होता है और 14 दिन रात होता है, इस दौरान अब 14 दिन के सफर से पहले ही 11वें दिन ही अब विक्रम को और प्रज्ञान रोवर को और विक्रम लैंडर को दोनों को अब फिलहाल सुषुप्त अवस्था में कर दिया गया है। एक तरह से कहें कि उनके सारे जो पार्ट्स हैं, कलपुर्जे हैं, उनको बंद कर दिया गया है। बैटरी अभी फुल चार्ज है और कोशिश ये की जा रही है कि जब 22 सितंबर को एक बार फिर से जब सूरज की रोशनी जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ेगा तो उस दौरान कोशिश ये रहेगी कि विक्रम लैंडर को और प्रज्ञान रोवर को एक बार फिर से जीवित किया जा सके और फिर से उनको उनके काम पर लगाया जा सके। तो इसकी बड़ी सफलता के बाद हमने सूर्य पर मिशन साझा किया, तैयार किया और सूर्य पर भी हमने बीते दिनों हमने रॉकेट लॉन्च करके वहां पर भी अपना जो यान है उसको भेजने की कोशिश की है और भेजा है। और भेजने के बाद अगर हम आपको बताएं कि किस प्रकार से सूर्य की ओर एक कदम और बढ़ा है आदित्य L1 जो है वो है हमारा डेस्टिनेशन, जहां पर हमारे उस सैटेलाइट को या कहें उस यान को जाना है और वहां से वो सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य पर निगरानी रखेगा और नई नई जानकारियां हम तक पहुंचाने वाला है। इस दौरान आपको बता दें कि सूर्य साधना पर 4 बार और बढ़ाई जाएगी परिक्रमा परिधि। अगला जो परिधि है, अभी एक बार परिधि चेंज किया गया है, उसके चारों तरफ घूमने की जो और जो हम बढ़ रहे हैं उसमें एक बार हमने बढ़ाया है। अभी 4 और परिधियों को पार करना है। अंडाकार शेप पे अभी सूर्य का वो चक्कर लगाने, अभी तो फिलहाल पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी की ये 4 बार चक्कर लगाने के बाद ये सूर्य की तरफ हम भेजेंगे और फिर सूर्य के उस कक्षा में जहां पर L1 पॉइंट हमने निर्धारित किया है, इसरो वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित किया है वहां पर वो स्थापित हो जाएगा और उसके बाद लगातार हमको सूर्य के बारे में नई जानकारियां आने लग जाएंगी। अगला परिवर्तन मंगलवार को 3 बजे किया जाएगा। जी हाँ, अभी पृथ्वी की जो सबसे नजदीकी कक्षा है वहां पर अभी स्थापित है। धीरे धीरे कक्षा को बढ़ाया जाएगा। 4 कक्षाओं के बाद अंतिम कक्षा में जब परिक्रमा करता रहेगा हमारा सौर्य जो यान है वो, तब जाके फिर वो सूर्य की तरफ उसको बढ़ाया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया है। अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स के मदद से यह फायरिंग की गई है, जिससे आदित्य L1 ने अपनी कक्षा बदलकर अगली कक्षा में प्रवेश किया है। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में 16 दिन बिताएगा। इस दौरान 5 बार इसकी कक्षा बदलने के लिए अर्थ बाउंड फायरिंग की जाएगी। जी हाँ, 5 बार ये 5 परिधियों को पार करेगा। अभी तो एक ही परिधि पार किया है। इन 5 परिधियों को पार करने में 16 दिन का सफर है अभी उस यान का और 16वें दिन फिर वो सूर्य की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए ये 5 बार जो राउंडिंग है वो जरूरी है और इस दौरान हम 16 दिन का सफर तय करेंगे। तो ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि अभी हमारा जो चंद्रयान जो है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बात करें तो अभी वो सुषुप्त अवस्था में है और वो 12-13 दिन तक या कहें 15-14 दिन तक वो वहां पर सुषुप्त अवस्था में रहेगा। इस दौरान हम पूरी तरीके से निगरानी रख सकते हैं अपने सौर्ययान पर। पूरे जो साइंटिस्ट हैं विक्रम के, जैसा कि
बीते दिनों जानकारी निकलकर सामने आई थी कि टीम बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी टीम है। वही टीम सभी चीज़ों पर निगरानी रखे हुए है, चाहे वो मंगलयान की बात करें, चंद्रयान की बात करें, चंद्रयान 2, 1 और अब ये 3 की बात करें। इसके साथ ही हमारे अन्य जो सैटेलाइट हम लॉन्च करने वाले हैं, अन्य यान जो हम शुक्र पर भेजने वाले हैं, मंगल पर भेजने वाले हैं, तो ऐसे यानों पर वही टीम काम कर रही है। इसके साथ साथ निगरानी भी उसी टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी जो समय मिल रहा है हमको 13-14 दिन का, तो उस दौरान हम सौरयान पर पूरी तरीके से वही साइंटिस्ट क्या है निगरानी रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। क्रूज फेज के दौरान लगेंगे 110 दिन। जब 5वां सफर तय करने के बाद जब सूर्य की तरफ जाने वाला है हमारा यान, सूर्य की कक्षा में स्थापित होने वाला है, तो इस दौरान 110 दिन का समय लगने वाला है। तो इंतजार कीजिए। मिशन की परिक्रमा परिधि 235 गुना 19,500 किलोमीटर को बढ़ाकर अब 245 गुना कर दिया गया है। 22,459 किलोमीटर अब इसकी रफ्तार कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 22,459 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से आदित्य, 15 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से यह जो लैंडिंग जो हमने पॉइंट जिसको L1 नाम दिया है, वो अभी हमारे से 15 लाख किलोमीटर ये पृथ्वी से दूर है, वहीं पर इसको स्थापित होना है। इसके साथ ही सनातनियों की बात कर लेते हैं। लगातार हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें सामने आ रही है, लगातार सनातन सनातन करके ये बातें कही जा रही है। इस बात को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि लगातार गोदी मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सरकार की गोद में खेलते हैं, सरकार की बातें करते हैं, केवल और केवल सरकार की वाहवाही करते हैं, ऐसे मीडिया पे लगातार इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। एक ही दिन के अखबार में मैं आपको 5 से 7 खबरें दिखा दूंगा जिसमें केवल सनातन और हिंदू और मुसलमानों का विरोधी या कहें अदर धर्मों का विरोधी यहां पर साबित करने की कोशिश अपने खबरों के माध्यम से की गई है। मैं पहला खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। सनातन धर्म खत्म होना चाहिए, मैंने जो कहा वो सही है। ये कर्नाटक चेन्नई तमिलनाडु चेन्नई से ये बातें निकलकर सामने आई, जहां पर दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की युवा इकाई के सचिव और राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन ने ये बातें कही है। उन्होंने किस पर्पज से कहा है इस बात की तहकीकात किए बगैर से केवल उनके उस सेंटेंस को उठा लिया गया और उठाकर लगातार खबरों में इसको प्रसारित किया जा रहा है कि किस प्रकार से सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। स्टॉलिन ने कहा है कि इस खबर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि सनातन के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वह सही है। उन्होंने कहा कि सनातन को न केवल तमिलनाडु बीजेपी से बल्कि पूरे देश से दक्षिणपंथी संगठनों से खत्म किया जाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस दौरान दरअसल उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन समिति में कहा था कि सनातन धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, इसे खत्म करना ही होगा। हम मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे एक ही बार में खत्म करना होगा। इस सनातन को भी इसी तरह खत्म करना होगा। देखिए कितना विरोधाभास इस खबर में नजर आता है। वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित थे, उस दौरान उन्होंने किस मकसद से वो अपनी बातों को रखा, लेकिन उस वक्तव्य को पकड़कर यहाँ पर उनके विरोध में इन खबरों को छाप दिया गया है, जिससे देश में अभी आगामी जो चुनाव है, विधानसभा लोकसभा चुनाव, तो इन चुनावों में भी सनातन की बातें कर हिंदुओं की बातें कर सांप्रदायिकता का माहौल एक तरह से इख्तियार कर लोगों को वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करने और अपने फेवर में करने की कोशिशें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के लोगों के द्वारा करी जा रही है। ये सोचना और समझना आपके ऊपर है कि आप इसे किस प्रकार से लेते हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि आपको संवैधानिक आधार पर सांप्रदायिकता की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको खबर की शुरुआत में ही बताया कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि अब सनातन की सांप्रदायिकता की बात नहीं होगी, भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं होगा, सांप्रदायिकता यहाँ पर नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, फसाद नहीं होगा। लेकिन आप देश की स्थिति जान रहे हैं किस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल है। मणिपुर हिंसा की बात कर लें, मध्य प्रदेश की हिंसा की बात कर लें, लगातार इन क्षेत्रों में किस प्रकार से हिंसाएं हो रही है। ये नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी लगातार ये खबरें निकलकर सामने आई। कुछ जगहों पर इस प्रकार से घटनाएं घटी हैं जहां पर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें की गई हैं, परंतु इस प्रकार की बातें कि अब ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने अखबारों और टेलीविजन और सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बातें कर आप क्या कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं या उसको बार बार उजागर कर रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से एक और खबर निकलकर सामने आया जिसमें हिंदू और सनातन को लेकर बात कही गई है। पाकिस्तान का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है अब
इस समय के चुनाव में? पाकिस्तान के लोग क्या यहाँ पर वोट देने वाले हैं? नहीं। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातें कर कर यहाँ पर एक तरह से राष्ट्रीयवाद पैदा किया जाता है, जिसके आगोश में आकर जो देश के युवा पीढ़ी है वो पाकिस्तान से नफरत करे और हिंदुस्तान से प्यार करे, और हिंदुस्तान से प्यार करने वाली एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कहते हुए उनके तरफ उनका रुझान बढ़े। यही वजह है कि बार बार अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातें सामने आ रही हैं, हिंदू और मुसलमान की बातें सामने आ रही है। खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान अस्पताल में हिंदू महिला से डॉक्टरों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। देखिए किस प्रकार की खबरें यहां पर निकलकर सामने आ रही। पाकिस्तान की खबरों को यहां पर प्रकाशित किया गया है और यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पाकिस्तान के एक अस्पताल में हिंदू महिला के साथ वहां के डॉक्टरों ने किस प्रकार से दुष्कर्म किया। निसंदेह दुष्कर्म का जो मामला है बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान की बातें कर 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 और किस प्रकार से हिंदुस्तानियों को किस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ में खड़े कर देना, यह भी एक प्रकार की दूषित मानसिकता का परिचायक है। यह नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं एक एक करके आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अरुणाचल कश्मीर पर चीन पाकिस्तान को पीएम की दो टूक। देखिए अब फिर से पाकिस्तान की बातें कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश चीन की बात कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात तो होनी चाहिए। जिस प्रकार से मणिपुर के लिए हमने बार बार कहा कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वैसे ही अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि अब अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा भी सामने आ चुका है। लेकिन बावजूद इसके G20 की बैठक में चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनके किस प्रकार से आओ भगत पे नरेंद्र मोदी सरकार लगी हुई है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन उनके आने से हमको अपने जो बॉर्डर के जो मुद्दे हैं, चीन और भारत के मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के मुद्दे, जो बॉर्डर की जो समस्याएं हैं, सीमांत पर लगे हुए जो हमारे राज्य हैं, इन सभी मसलों को का समाधान निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब कभी भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने स्वीकारा ही नहीं है कि किस प्रकार से चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपनी आगोश में लेते हुए न सिर्फ अपने नक्शे में, बल्कि वहां पर अब राजनीतिक बिसात भी उन्होंने जमाना शुरू कर दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि भारत के किसी भी हिस्से में G20 की बैठक होना स्वाभाविक सी बात है, किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। क्यों ना अरुणाचल प्रदेश में इस G20 की बैठक कर दी जाए, ताकि वहां पर ये बातें तो स्पष्ट हो सके कि हाँ, वहां पर अरुणाचल प्रदेश जो है या उस क्षेत्र का की अगर बात करें तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, ना किसी दूसरे देश का वहां पर कब्जा हुआ है और ना कोई करने की कोशिश कर रहा है। ये बातें स्पष्ट हो जाती अगर G20 की बैठक अरुणाचल प्रदेश में रख देते तो, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में रख देते तो। इन जगहों पर अगर आपने इस प्रकार के कार्यक्रमों को किया, तब तो आपकी बिसात मजबूत होते हुए दिखाई देगी। लोगों का भरोसा आपके ऊपर और आपके सरकार के ऊपर, आपकी नीतियों के ऊपर प्रगाढ़ होगा। तो आपको अगर इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय बैठकें करनी है, इंटरनेशनल आपको बैठकें करनी है, तो आपको दिल्ली में करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मुंबई में, पश्चिम बंगाल में या आपको मद्रास में करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो मणिपुर में करना चाहिए, वो आपको अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह पर करना चाहिए जहां पर इस प्रकार के हिंसा हो रहे हैं। वहां पर आपका भरोसा, आपके लिए भरोसा लोगों का पड़ता। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सामने मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा मुद्रास्फीति है, ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का, जबकि महत्वपूर्ण मुद्दा बहुत सारे हैं। सांप्रदायिकता है, लोगों की जेबों में पैसा नहीं आ रहा, महंगाई है। मुद्रास्फीति उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन ये केवल आंकड़ों की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन उस जीडीपी का जो फर्क है वो लोगों की जेबों में पड़ता हुआ नजर नहीं आता। आपको मैंने खबर के माध्यम से बताया किस प्रकार से हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, विकसित देशों की श्रेणी में हम तीसरे नंबर पे आने वाले हैं, या विकसित देशों की श्रेणी में हम शुमार होने वाले हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लेकिन इन सब का फर्क आपको मैदान पर नजर नहीं आता। आपको तात्कालिक रूप में अगर आप अपने आसपास ही देखें, अपने खुद के जेब में, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, तो आपको कहीं पर भी इसका फर्क नजर नहीं आता। तो इससे पहले कि लाइव ये कट हो जाए, मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं। देखिए सनातन से जुड़ा हुआ एक और मामला है। सनातन को नष्ट करने की बात करने वाले खुद नष्ट हो जाएंगे, ये कहना है विहिप जी का। पूछा तमिलनाडु में संविधान का राज चलेगा या नहीं चलेगा। इसको मैं पढ़ के सुनाता, लेकिन मैं लाइव के कट जाने के डर से मैं आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा हूँ। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने कैग की रिपोर्ट पर भाजपा पर बोला है हमला। कांग्रेस ने सीएजी की रिपोर्ट के बाद भाजपा पर बोला है हमला, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का।
और इसके साथ ही इसको ही मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको कांग्रेस ने 370 को बचाया, हमने जम्मू कश्मीर को जोड़ा, ये कहना है अमित शाह जी का। गृह मंत्री बोले घमंडिया गठबंधन ने राम मंदिर निर्माण रोका, अब जल्द होंगे प्रभु के दर्शन। देखिए, मैंने आपको फिर से बताया कि किस प्रकार से सनातन, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत, इस प्रकार की बातें कर सांप्रदायिकता किस प्रकार से समाचारों के माध्यम से आपके सामने परोसा जा रहा है। उस पर ये एक और मामला मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। ये कांग्रेस ने 370 को बचाया था, मतलब 370 को ये बचाए रखे थे, बीमारी को एक तरह से ये लोग पकड़ के रखे हुए थे, उसको हमने हटाया है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ ही इन्होंने राम मंदिर के बारे में भी बात कर दिया, बोले कि घमंडिया गठबंधन ने, ये जो गठबंधन अभी बना है, विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया है, उसको घमंडिया कहते हुए इन्होंने ये कहा है कि जल्द होंगे प्रभु के दर्शन, हमने राम मंदिर का निर्माण को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है, राम मंदिर को अब तक निर्माण होने से इन्होंने रोक रखा था, इस प्रकार की बातें इन्होंने छपवाई है। कांग्रेस की वजह से राम लला 75 साल टेंट में रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही हैं। आपको पढ़ के सुनाता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि इस ईडी अलायंस को इंडी अलायंस को, मतलब इंडिया अलायंस को किसी भी तरह सत्ता चाहिए। इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन है, इसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने सालों तक श्री राम मंदिर निर्माण को रोके रखा। आजादी के 75 साल हो गए और राम लला टेंट में बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। बहुत जल्द हम राम मंदिर का निर्माण पूरा कर लेंगे और आप उसके दर्शन कर पाएंगे। इस प्रकार की खबरें यहां पर सामने आई हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर जिला स्तरीय यात्राएं करेंगी कांग्रेस, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने नेताओं के साथ 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी और एक बार फिर से यात्रा 1 साल पूरा होने पर ऐसी योजना बनाई जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी का कथन है। इसके साथ ही देखिए, ये फिर से एक आ गया सनातन वाला खबर। सनातन धर्म विरोधी है विपक्षी गठबंधन, INDIA मतलब इंडिया, ये कहना है जेपी नड्डा साहब का। ये खबरें भी बहुत ही प्रमुखता से छापी गई हैं। चित्रकूट शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष ने गठबंधन को जमकर आड़े हाथों लिया है। बहुत सारी खबरें हैं जो छापनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की खबरें, सनातन विरोधी, हिंदू, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये इस प्रकार की बातें सर्वाधिक रूप से अखबारों में और टेलीविजन पे दिखाया जाना, बताया जाना, इस वक्त आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अब मीडिया की लड़ाई चल रही है। मीडिया के माध्यम से राजनीति की लड़ाई लड़ी जानी है। चुनाव समिति ने खंगाली दस्तावेजों की कुंडली, फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। आज सीएम हाउस में फिर समिति करेगी मंथन। निचले स्तर पर 90 सीटों से 2790 आवेदन आए हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से अब दावेदारों की जो